मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से परीक्षा दृष्टिकोण के यूट्यूब चैनल में। और सबसे पहले आप सभी के धैर्य हेतु बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो धैर्य का परिचय दे रहे हैं वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे वीडियोस थोड़े जल्दी आने थे बट विभागीय कार्य के चलते मैं वीडियोस आप लोगों की तक नहीं ला पा रहा था, तो और आज प्रयास किया कि समय मिला है तो जल्दी ही ये वीडियो लाया जाए। तो सबसे पहले धन्यवाद आप सभी को दोस्तों कि आपने सभी धैर्य का परिचय दिया है। और साथ ही साथ धन्यवाद इसके लिए भी कि आप सभी इस वीडियोस को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर रहे हैं। हालांकि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की गति थोड़ी अपेक्षाकृत धीमी है, तो मैं चाहूँगा आप सभी और ज़्यादा मित्रों के साथ बताइए, उन्हें शेयर कीजिए कि ये प्रबंधन का टॉपिक जो है हम वो कर रहे हैं यूनिक है। और जिस प्रकार से यूट्यूब पे बाकी जगह पे मैंने प्रबंधन के एक दो वीडियोस देखे हैं, वो प्रबंधन के वीडियोस छत्तीसगढ़ के हॉस्टलों के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। मतलब उसमें जो सेटअप, जो संरचना और जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं वह बाहर के मतलब और किसी राज्य में जो छात्रावास संचालित किए जाते हैं उनके सेटअप के अनुरूप है। तो ये हमारे चैनल पे आप लोगों को खुशी होगी जान की कि हमारे चैनल में ही केवल जो छत्तीसगढ़ के छात्रावास आश्रम हैं जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित किए जाते हैं, इनके सेटअप के अनुरूप, इनकी कार्यप्रणाली के अनुरूप हमने अपना प्रबंधन के टॉपिक को बनाया है। तो आप सभी कृपया दूसरों से भी शेयर करें, उन्हें बताएं कि क्या यहाँ पे गलती हो रही, क्या कमी हो रही है। तो क्योंकि आपको मैं बताना चाहूँगा कि छात्रावास का संचालन हमारे राज्य में अलग अलग एजेंसियाँ करती हैं। तो सबसे ज़्यादा जो छात्रावास हैं वो आदिम जाति या ST/SC डिपार्टमेंट के हैं। उसके बाद जो छात्रावास हैं वो स्कूल शिक्षा विभाग के हैं, जिसे कस्तूरबा विद्यालय के नाम से जाते हैं। और उसके बाद कहाँ है, उसके बाद खेल एवं युवा विभाग के कुछ छात्रावास संचालित किए जाते हैं, समाज कल्याण विभाग के कुछ छात्रावास संचालित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विभागों द्वारा अलग अलग छात्रावास संचालित किए जाते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा छात्रावास संचालित किए जाते हैं वो ST/SC डिपार्टमेंट के द्वारा संचालित किए जाते हैं। तो उसी की नियम, उसी की प्रक्रिया और उसी के सेटअप के आधार पर हमारा ये वीडियो बना हुआ है। तो आप कृपया इसे मित्रों तक पहुँचाइए। चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक दोस्तों हमने वीडियो में अपने छात्रावास प्रबंधन के बिंदुओं के ऊपर हमने चर्चा की थी पहले वीडियो में। और प्रशासनिक प्रबंधन को हमने चेक कर लिया था कि प्रशासनिक प्रबंधन क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है, क्या क्या चीज़ें होती है, ये हमने देख लिया। इसके बाद अभिलेखों का प्रबंधन भी हमने कर लिया है कि अभिलेख क्या होते हैं, कौन से अभिलेखों को नियमित रूप से संचालित करना पड़ता है, कौन से अभिलेखों को हमें वीकली करना है, कौन से अभिलेखों को हमें मंथली करना है, ये हमने देख लिया था। मेस प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रभावी मेस प्रबंधन किस प्रकार से होगा, ये भी हमने देख लिया है। इसके बाद स्वास्थ्य और आपात प्रबंधन भी हमने अपने वीडियो पे देखा था। तो ये सभी चीज़ें हमने देखी। अब हम अपने अगले महत्वपूर्ण वीडियो पे चलते हैं कि अधोसंरचनात्मक प्रबंधन। अधोसंरचना का मतलब है जो हमारे छात्रावास में मूलभूत आपका जो भवन है, और भवन में जो आपके भवन हैं, उसके बाद भवन में जो हमारी पानी की व्यवस्था है, जो विद्युत की व्यवस्था है, ये सभी किस में आता है, ये सभी अधोसंरचनात्मक हमारे कार्यप्रणाली में आता है। तो आवश्यक अधोसंरचना क्या है, भवन, शौचालय, विद्युत, जल, ये हमारे आवश्यक अधोसंरचनाएं हैं। और इन अधोसंरचनाओं का भी प्रबंधन अधीक्षक को करना होता है। तो इसका सबसे पहला तरीका क्या होता है कि सत्र आरंभ के पूर्व, मान लीजिए नहीं, मतलब जुलाई में आपका सत्र, जून जुलाई में आपका सत्र प्रारंभ हो रहा है, तो अब अप्रैल या मई में ही अपने विभाग को सूचित क्या कर देंगे कि भाई मेरे यहाँ विभिन्न प्रकार की मरम्मत कार्य हैं जो बच्चों के आने से पहले अर्थात सत्र आरंभ से पहले हो जानी चाहिए। तो ऐसे सभी मरम्मत कार्यों के बारे में आपको उच्च कार्यालय को क्या करना है, सूचित करना है। उच्च कार्यालय को सूचित कर समय आपको इन मरम्मत कार्यों को प्राथमिकता के क्रम में रखना है। मान लीजिए आपके यहाँ एक कार्य है कि आपके शौचालय के या फिर आपके जो बाथरूम हैं, इनके नल टूट गए हैं, नल की टूंटियाँ खराब है या पाइप लीकेज हो रहा है। दूसरा मान के चलिए आपके पास है पुताई का कार्य है। तो आपको उन प्राथमिकता का क्रम बनाना है जिस प्राथमिकता क्रम में सर्वाधिक ऊपर हैं उन्हें पहले रखने की, जो अत्यंत आवश्यक है उन्हें पहले, अत्यंत आवश्यक से जो आकाश में मतलब कि जो आपके पास ऑप्शनल है, पुताई 1 साल ना हो, 6 महीने ना हो, बेवन को कुछ नहीं होगा, लेकिन बिजली और पानी अगर कुछ हो जाए तो वहाँ पे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाएगी। तो इस हिसाब से आपको प्राथमिकता के क्रम में मरम्मत कार्य को रखते हुए क्या करना है, उच्च कार्यालय को सूचित करना है। और प्राथमिकता के क्रम में हमारे पास सर्वाधिक प्राथमिकता क्या है, शौचालय, बिजली, पानी। कि नल टूट गया तो आपको तो वहाँ पे आगे हम वीडियो में देखेंगे, जब नल, मान लीजिए इस प्रकार की समस्या आ रही है कि नल टूट गया है, पानी निरंतर बह रहा है, तो वहाँ पे प्राथमिक में सबसे पहले क्या होता है कि आपको वहाँ पे अनुमति का भी इंतजार नहीं करना है। आपको स्वविवेक और जो उपलब्ध संसाधन है उसके द्वारा आपको इन चीज़ों को रोकना है ताकि उसका अपव्यय रोका जा सके।
और मान लीजिए आपकी इस बिल्डिंग में इतनी ज़्यादा समस्या है कि आप उसे मरम्मत नहीं हो पा रही है, तुरंत कुछ नहीं हो पा रहा, तो आपको वैकल्पिक व्यवस्था हेतु उच्च अधिकारियों से क्या करना है, संपर्क करना है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ कि जैसे कोई जगह है, मान लीजिए बरसात का दिन है, आपको लग रहा है कि आपके मैदान में पूरा पानी भर जा रहा है, बाढ़ की स्थिति है, जैसे नदी किनारे कोई हॉस्टल है, वहाँ पे बाढ़ की स्थिति निर्मित हो रही है, तो वहाँ पे तुरंत उच्च अधिकारी भी आपसे संपर्क करते हैं और किसी अन्यत्र स्थान पे या पंचायत भवन पे या तो स्कूल पे आपके छात्रावास को क्या कर देते हैं, शिफ्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर बहुत अधिक समस्या है तो वैकल्पिक व्यवस्था हेतु हमको क्या करना है, उच्च अधिकारियों से संपर्क करना है। इसके बाद क्या होता है कि जब आप मान लीजिए अधोसंरचना प्रबंधन के लिए आपने उच्च कार्यालय को लिखा कि मेरे छात्रावास में निम्नलिखित कार्य करना होता है, तो फिर जो एक निर्माण एजेंसी है वो क्या करती है, आपके छात्रावास का टेंडर करती है। टेंडर करने के उपरांत जो आपके ठेकेदार हैं, जो भी निर्माण एजेंसी होगी, वो आपके यहाँ क्या करने आते हैं, मरम्मत कार्य करने आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक को एजेंसी और उच्च कार्यालय के बीच समन्वय का कार्य करना है। समन्वय किस प्रकार से, ठेकेदार मान लीजिए अच्छा कार्य नहीं कर रहा है तो आपको उसे बताना है, काम में कुछ कमी हो रही है तो आपको उसे अपडेट करना है, तो आपको इस बीच लगातार उनसे काम कराना है तथा अपने उच्च कार्यालय को क्या करना है, अपडेट करना है। तो ये अधोसंरचना प्रबंधन में मोटा मोटा चीज हम ले सकते हैं। इसके बाद प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से हो, आगे हम देखते हैं कि प्रभावी प्रबंधन किस प्रकार से हो सकता है, कि किस प्रकार से इन सभी अधोसंरचना प्रबंधन का जो प्रभावी है, आप किस प्रकार से उसको और अच्छा कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले कि अगर आप छात्रों में स्वयं का भाव विकसित करेंगे, कि छात्रावास के बच्चों को ये बताएंगे कि जो छात्रावास में चादर है, जो पलंग है, जो बर्तन है, जो जितनी भी सुविधाएं आपको मिल रही हैं, ये आपके लिए ही है स्वयं में, और आपको आपके घर जैसा ही इन्हें उपयोग करना है। तो इस प्रकार का जब भाव, कि जब ये नहीं दर्द महसूस होगा कि ये हमारा ही है, तब छात्र क्या करेंगे, आपका सहयोग करेंगे इन वस्तुओं को, इन बिल्डिंग को, इन चीज़ों को व्यवस्थित रखने के लिए। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि छात्रावास में स्वयं का भाव बच्चों के अंदर आपको क्या करना है, डेवलप करना है। जो जिससे डेवलप होगा तो प्रबंधन क्या होगा, बहुत आसान होगा, बहुत सरल होगा। उसके बाद जो छात्र समिति होती है, इन छात्र समिति में बच्चों की अलग अलग समितियां बनाकर, जैसे आप एक समिति बना दीजिए, जल सचिव बना दीजिए, आप एक विद्युत सचिव बना दीजिए, आप एक मेष सचिव। तो इस प्रकार से अलग अलग समिति के माध्यम से बच्चों को आप प्रबंधन में क्या कर सकते हैं, सहभागी रख सकते हैं। उनको आइडिया देने बोले कि कैसे आइडिया दो कि हम पलंग, चादर, गद्दा या फिर बिल्डिंग को व्यवस्थित कर सकें। मान लीजिए नल टूट गया हो तो बच्चों को पूछा जाए कि क्यों बार बार नल टूट रहे हैं, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो बच्चों को आप अगर अपने प्रबंधन में सहयोगी रखते हुए आगे कार्य करेंगे तो आपको इस चीज़ों में बहुत अधिक कठिनाई का सामना क्या नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद प्रतिमाह हम जानते हैं कि छात्रावास में एक निगरानी समिति होती है, और यह निगरानी समिति के समय हम अपने क्या कर सकते हैं, जो अधोसंरचना में हमको समस्याएं आ रही हैं उसके बारे में हम उस समिति को बता सकते हैं। उस समिति गाँव के सरपंच होते हैं, नगर पंचायत के अध्यक्ष होते हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, आपका स्थानीय स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। तो इस सहयोग के द्वारा भी हमें प्रबंधन को क्या करना है, प्रभावी करना है। और अंत में विभिन्न प्रकार के कबाड़ की वस्तुएं, जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूंगा कि कुछ एक छात्रावास हैं राज्य में, जहाँ पे पलंग जो होते हैं वो सड़ जाए रहते हैं, पलंग जो है खराब हो गए हैं। तो पलंग के जो एंगल हैं, इन एंगल का उपयोग करके एंगल और पलंग, टूटे पलंग को एक बाड़ जैसा बना दिया गया, एक अहाता जैसा बना दिया गया, और उस अहाते में फिर वो क्या कर रहे थे, किचन गार्डन का उपयोग कर रहे थे। तो इस प्रकार से जो कबाड़ से जुगाड़ है या जो भी नवाचार हैं, इसके द्वारा हम भी क्या कर सकते हैं, प्रबंधन को, अधोसंरचना प्रबंधन को प्रभावी बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं मुख्य रूप से कि शासन द्वारा जो है कि क्या क्या वस्तुएं व्यक्तिगत तौर पे दी जाती हैं और कौन कौन सी वस्तुएं हमारे पास हैं, और वस्तुओं का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो छात्रावास में जो बच्चों को व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे को पृथक पृथक प्रदान किया जाता है, उसमें पलंग और गद्दा, चादर, कंबल, मच्छरदानी, थाली, गिलास, ये जो सभी चीज़ें हैं सभी बच्चों को नियमित रूप से मिलती हैं। एक एक बच्चे के एक के नाम से उन्हें सुविधा उपयोग करने के लिए दी जाती है। इसके बाद जो संस्थान में संचालन के लिए सामग्री चाहिए, उसमें सभी प्रकार के बर्तन हो गए, चूल्हा हो गए, फर्नीचर हो गए, टेबल चेयर हो गए, अलमारी हो गई, तो पंखे हो गए, लाइट्स हो गए। तो इस प्रकार की सभी सामग्री का प्रदाय कौन करता है, हमारा कार्यालय, उच्च कार्यालय करता है, जिसे हम सहायक आयुक्त कार्यालय के नाम से जानते हैं। इसके बाद इन सभी सामग्रियों की एंट्री किसमें की जाती है, स्टॉक पंजी में की जाती है। ये सवाल अगर आपसे पूछा जाएगा कि सभी प्रकार के सामग्रियों की एंट्री किसमें की जाती है, तो स्टॉक पंजी में की जाती है। यह स्टॉक पंजी भी दो प्रकार की होती हैं। वह सामग्रियां जो स्थायी प्रकृति की होती हैं, जैसे आपका स्थायी प्रकृति अर्थात जैसे आपका पलंग है,
पलंग है, अलमारी है, इसकी प्रकृति कैसी लंबे समय तक चलने वाली है, तो ये स्थायी पंजी में आते हैं। अस्थायी पंजी में हम किन्हें लेते हैं? मच्छरदानी हो गया, चादर हो गया, जिनकी एक लाइफ बहुत कम होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है। लाइट हो गया, बल्ब हो गया, तो इस प्रकार की चीज़ों को हम किस में रखते हैं? अस्थायी सामग्री में रखते हैं। तो इस प्रकार से हमने अभी तक अधोसंरचना प्रबंधन में देखा क्या, कि हमें सबसे पहले जो उपलब्ध अधोसंरचना है उसकी सूची बनानी है। पहले आप क्या बनाएंगे? जो जो आपके संस्था में उपलब्ध अधोसंरचना है उसकी सूची बनाएंगे। सूची के बाद ये देखेंगे किस में मरम्मत की आवश्यकता है आपको। मरम्मत के पश्चात आप ये सूची बनाएंगे कौन प्राथमिक क्रम, प्राथमिकता किसकी सबसे ज़्यादा अधिक है। प्राथमिकता के बाद उसको उच्च कार्यालय को प्रेषित करेंगे। उच्च कार्यालय को प्रेषित करने के बाद वहाँ से उपयोग करेंगे, नहीं तो वैकल्पिक व्यवस्था अर्थात निगरानी समिति और इसमें करेंगे। और लॉन्ग टर्म में आपका प्रबंधन कैसा अच्छा होगा? जब छात्रों को आप सहभागी बनाएंगे। तो ये विभिन्न पॉइंट्स है जो हम अधोसंरचनात्मक प्रबंधन में देख सकते हैं और देखते हैं। इस प्रकार से अधोसंरचनात्मक प्रबंधन प्रभावी होगा, अच्छा होगा और छात्रावास अधीक्षक शांतिप्रिय ढंग से अपने संस्था का संचालन कर सकेगा। इसके बाद देखते हैं कि संस्था में विभिन्न संस्थात्मक समस्याएं और निदान। आपको ऐसे सवाल भी पूछे जाएंगे कि मान लीजिए कोई समस्या आ गई है, जैसे आप CGPSC दिलाते हैं, CGPSC में सी सेट में सवाल आता है, सी सेट में कि आप क्या करेंगे, इस परिस्थिति हो गई और आप अधिकारी हैं तो आप क्या करेंगे। तो आपको ऐसे सवाल भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं कि आप अधीक्षक हैं और इस प्रकार की व्यवस्था, इस प्रकार की समस्या उत्पन्न हो गई तो आपके कदम क्या होंगे। तो इसे हम देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए संस्था में अनधिकृत प्रवेश हो जाए, अनधिकृत व्यक्ति क्या कर रहे हैं, संस्था में प्रवेश कर रहे हैं, तो वहां पर क्या होगा। तो सबसे पहले देखिएगा इसका नियम क्या है। इसका नियम यह है कि संस्था में किसी भी व्यक्ति का बिना अनुमति के प्रवेश क्या है, वर्जित है। इसलिए आप देखेंगे कि जितने भी छात्रावास और आश्रम संचालित किए जाते हैं उनके द्वार पर यह लिखा होता है कि संस्था में बिना अनुमति प्रवेश करना वर्जित है। तो जब इस प्रकार की समस्या होगी, क्योंकि व्यक्ति अनाधिकृत रूप से आपकी संस्था में प्रवेश करना रहेगा, तो सबसे पहले क्या होगा कि सबसे पहले उसको सुनना आवश्यक है। अब दरवाजे में ही कोई आया है और आप उसे भगा दें, या आदर्श स्थिति नहीं है, आप क्या स्थिति करेंगे? आप उसे सुनेंगे कि भाई वो क्यों प्रवेश करना चाहता है, क्या उसकी समस्या है। और उसकी समस्या को सुनने के अगर पहली स्थिति ये होगी कि आपको लगता है कि उसको प्रवेश करना आवश्यक है, तो आप उसे अनुमति प्रदान करेंगे और उससे संस्था में उपस्थिति होने की अनुमति देंगे। अब यहाँ पे आती स्थिति 2। स्थिति 2 ये कहते हैं कि वह अनावश्यक रूप से उसके पास कोई वैलिड रीज़न नहीं है, तो उससे पहले हमें क्या समझाना है कि भाई ये बच्चों की संस्था है, यहाँ पर अब बिना अनुमति के प्रवेश नहीं कर सकते हैं और इस प्रकार से कृत्य करते हैं। पहले प्यार से समझाना है और वह नहीं मानने पर अधीक्षक तुरंत क्या कर सकता है, समीपस्थ थाने को सूचना देकर उस पर FIR दर्ज कर सकता है। क्योंकि अभी आप सभी जानते हैं कि प्री मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 6वीं से 10वीं तक और पोस्ट मैट्रिक छात्रावासों में कक्षा 11वीं से लेकर कॉलेज तक के छात्र निवासरत करते हैं, और आश्रमों में कक्षा 1 से लेकर 5वीं तक 3 प्रकार के हॉस्टल हैं। तो भाई छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति अनधिकृत रूप से या नशे में या फिर किसी अन्य स्थिति में संस्था में प्रवेश ना करे। इसके बाद देखते हैं अगले क्रम में है, मान लीजिए किसी बच्चे की तबीयत अचानक खराब हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना है। तो छात्रावास संचालन का नियम ये कहता है कि उसे अविलंब उचित इलाज उपलब्ध कराना है, मतलब बिना किसी देरी के बच्चे को क्या करना है, उचित इलाज देना है। तो यहाँ पर यह होता है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाएंगे। उस समय आप ये नहीं देखना है कि स्वास्थ्य कैसा है, बच्चे की तबीयत खराब हो रही है, मैं क्या करूं। प्राथमिक उपचार अगर आप अपनी संस्था में दे सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर गंभीरता बढ़ रही है तो आप तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उसे क्या करना है, ले जाना है। स्वास्थ्य केंद्र में ले जाने के उपरांत आपको क्या करना है, पालकों को सूचना देनी है, उच्च अधिकारी को सूचना देनी है। यह नहीं करना है कि तबीयत खराब हो गई तो आप पहले फ़ोन मिला रहे हैं कि पेरेंट्स को बुला देता हूँ, उनको दे देता हूँ बच्चों को और मैं छुट्टी पा लेता हूँ। तो ये आदर्श अधीक्षक का या अधीक्षक का कर्तव्य नहीं है। दायित्व क्या है कि सबसे पहले उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना है, फिर उसके बाद उसके पालकों को सूचना देनी है, उसके उच्च अधिकारियों को सूचना देनी है, और बाद में जैसा डॉक्टर्स जो हैं उस स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर्स हैं, जैसा वो निर्देशित करते हैं कि भाई इसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाइए या इसे राज्य में किसी बड़े हॉस्पिटल में ले जाइए, तो उच्च अधिकारी से संपर्क करके, उनके पालकों से संपर्क करके फिर आवश्यकता अनुसार कार्य करना है। तो ये याद रखिएगा कि सबसे पहले आपकी प्राथमिकता क्या होगी, उसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में ले जाना।
इसके बाद देखते हैं कि मान लीजिए कई बार आंधी तूफान की स्थिति में अचानक से विद्युत व्यवस्था क्षतिग्रस्त हो जाती है या संस्था में चलते चलते कुछ ऐसा गंभीर टूट हो जाती है, तो उस स्थिति में क्या करना है, तो उस स्थिति में समस्या की सबसे पहले गंभीरता का आकलन करना है अधीक्षक को कि समस्या किस प्रकार से गंभीर है। मान लीजिए आपके प्रांगण में बिजली वायर आया है, तार टूट गया, ओएचई तार टूट गया, तो आप सबसे पहले क्या करना है, आपको दिख गया विद्युत का तार टूटा है, तो सबसे पहले तो आप अपने बच्चों को उस तार से दूर रखेंगे, सुरक्षित स्थान पर रखेंगे उन्हें, और तत्काल आप क्या करेंगे, बिजली विभाग को सूचित करेंगे कि आप ये विद्युत आपूर्ति बंद करवा दीजिए। विद्युत आपूर्ति बंद होने के उपरांत अपने उच्च अधिकारी को सूचना करेंगे, आप एसडीएम को सूचना देंगे ताकि वो तत्काल क्या कर सके, उस बिजली के वायर को क्या कर सके, जुड़वा सके। दूसरी स्थिति ये हो सकता है, मान लीजिए विद्युत बिजली चमकी है और आपके यहाँ लगभग सभी पंखे और सभी लाइट क्या हो गए, फ्यूज हो गए हैं या उड़ गए हैं, तो उस स्थिति में आप क्या निर्णय लेंगे, आप अपने उच्च कार्यालय को सूचित करेंगे, उसके उपरांत आप जो भी बिजली विद्युत कर्मी हैं उससे उन चीज़ों की मरम्मत कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है, आप स्थिति को देखते हुए उसका आकलन लेंगे, स्थिति आंशिक है तो आप तत्काल मरम्मत कराएंगे कि बिना पानी बिजली बिजने के तो किसी को रख नहीं सकते हैं, तो पहले आप मरम्मत कराएंगे, उसके बाद उच्च कार्यालय को सूचना देंगे। गंभीर स्थिति होती है तो आप तुरंत उच्च कार्यालय को सूचना देकर वैकल्पिक व्यवस्था क्या करेंगे, निर्मित करेंगे। इसके बाद देखते हैं तीसरी, कई कई बार संस्थाओं में अवैध वसूली, चंदा या धमकी देकर वसूली। आजकल आप जानते हैं कि यूट्यूब जब से प्रारंभ हुआ है तब से अघोषित पत्रकार, मतलब वो जो किसी भी चैनल या किसी भी पत्रकारिता के द्वारा नहीं जुड़े हैं लेकिन अपने आप को पत्रकार कहते हुए क्या करते हैं, वसूली और चंदा का कार्य करते हैं। कोई राजनीतिक दल भी आते हैं तो वसूली, चंदा, इस प्रकार की चीज़ें करते हैं। तो ऐसा कुछ होता है तो अब क्या होगा, तो ऐसा कुछ होने पे सबसे पहले अगर कोई संस्था में आपका आता है तो उसके आने का प्रयोजन आपको जानना है कि भाई आने का आपका प्रयोजन क्या है। वो कहते हैं कि हम निरीक्षण करने आए हैं, या हम देखने आए हैं, या हम बच्चों का इंटरव्यू लेने आए हैं कि उनको सुविधाएं मिल रही है कि नहीं, तो इस स्थिति में आपको ये पूछना है, क्या आपने उच्च कार्यालय से अनुमति ली है आने का। और अगर उच्च कार्यालय से अनुमति लिया है उन्होंने, तो बिल्कुल आप उन्हें बैठा सकते हैं, बच्चों से मिला सकते हैं। और उन्होंने किसी प्रकार की अनुमति अगर प्राप्त नहीं की है तो उन्हें सीधे से विनम्र अनुरोध कर सकते हैं कि भैया आपने उच्च कार्यालय से अनुमति नहीं ली है, आप अनुमति लेके आइए, उसके बाद मैं आपको संस्था का निरीक्षण या संस्था में बच्चों से बातचीत इस तरीके का कार्य करने दूंगा। और इसके बाद भी अगर आपके प्यार से समझाने के बाद भी कोई अगर व्यक्ति नहीं समझता है तो फिर पुनः आपके पास एफआईआर कराने का एक क्या होता है, आधार प्रस्तुत होता है। तो सबसे पहले आपको इससे बातचीत के द्वारा, चर्चा के द्वारा इस मसले को सुलझाने का प्रयास करना है। एकदम आते ही किसी को हाइपर नहीं होना है कि तुम मेरे संस्था में नहीं जा सकते, मैं एफआईआर कर दूंगा, ये स्थिति नहीं है। आदर्श स्थिति क्या है, आने का प्रयोजन जानिए, उन्होंने अनुमति ली है कि नहीं ये जानिए, अनुमति ली है तो ठीक है, नहीं ली है तो आप क्या कर सकते हैं, अनुमति लेने को कह सकते हैं। और एकदम ही अड़ जाए वो और आपसे मतलब गलत बिहेव करे, गलत व्यवहार करे, तो आप प्राधिकृत हैं कि आप उसके खिलाफ कार्रवाई या उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके बाद सबसे पहले अलग अलग हमारी समस्या आती है कि अगर छात्रों को मान लीजिए भोजन आदि से कोई से समस्या उत्पन्न हो रही, तो ऐसी स्थिति में अधीक्षक को क्या करना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में तो सबसे पहले चर्चा करनी चाहिए कि छात्रों को चर्चा करनी चाहिए कि उनको मेस व्यवस्था में क्या समस्या हो रही है और उस समस्या को चर्चा से सुलझाने का प्रयास करना चाहिए। अगर चर्चा उपरांत ये लगता है कि जो समस्या है वह संस्थागत स्तर पर नहीं संभल सकती है, तो उससे क्या करना चाहिए, उससे उच्च अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए। और इसका सबसे प्रभावी क्या है कि सप्ताह में, प्रति सप्ताह एक बार छात्रों की अवश्य आकस्मिक रूप से बैठक हर सप्ताह लेनी चाहिए ताकि बच्चों के मन में क्या है ये संस्था अधीक्षक को क्या कर सके, पता चल सके। इसके बाद अगली समस्या में देखते हैं कि कई बार बच्चे अनुशासन विरुद्ध कार्य करते हैं। मान लीजिए रात को बच्चे के कूद के चले गए, या फिर बच्चे ने किसी को मार दिया, पीट दिया, या चोरी कर लिया, तो इस प्रकार से अवांछित कार्य बच्चे नियम विरुद्ध कार्य कर रहे हैं, तो क्या, क्योंकि बच्चे हैं, प्रवृत्ति है शैतानी करने की, तो जब ऐसा होता है तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है कि सबसे पहले तो बच्चों को समझाना है। समझाने के बाद बच्चे को ये देखना है कि अगर वो उसे कार्य सुधरता है कि नहीं, कार्य नहीं सुधरता है तो उसके पालकों को सूचित करना है। पालकों को सूचित कर दिए, पालकों को चेतावनी दिए कि भाई बच्चा अगर इस प्रकार से अलग फिर से करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अब फिर भी बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसे निगरानी समिति में उसके जो समस्या है, उसका जो मैटर है, उसे निगरानी समिति में रखना है। निगरानी समिति में रखने के बाद निगरानी समिति से अनुमोदन और निगरानी समिति से निर्णय उपरांत अगर बच्चा अब भी नहीं समझ रहा है तो उसे संस्था से क्या किया जा सकता है, निष्कासित किया जा सकता है।
ये इसकी प्रक्रिया है, इससे आप सभी ध्यान रखिएगा। पहले समझाना है, पालकों को सूचित करना है, पालकों को सूचित करने के बाद फिर से पुनरावृत्ति होती है, यानी फिर से वही गलती करता है, तब फिर निगरानी समिति में बात रखनी है। निगरानी समिति में बात होने के उपरांत उसको क्या करना है, निष्कासन करना है। अगर चौथी प्रकार की चीज़ें क्या हो सकती है संस्था में, कि छात्र आपस में एक दूसरे की शिकायत करें, या किसी चतुश्रेणी कर्मचारी की शिकायत करें, या चतुश्रेणी कर्मचारी किसी बच्चे की शिकायत करे, तो सबसे पहले आपको उन्हें सुनना है, हाइपर नहीं होना है, अचानक से निर्णय नहीं लेना है। पहले दोनों पक्षों को क्या करना है, सुनना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद आपको निर्णय लेना है कि गलती किसकी है। निर्णय लेने के उपरांत आपको दोनों को फिर से समझाना है। समझाते हुए अगर ये चीज़ें समझ सकती हैं और आपके स्तर पे संभव हो सकती है तो उन्हें करना है, और आपके स्तर पे ना हो तो आपको उच्च कार्यालय को क्या है, प्रेषित करना है। मान लीजिए कर्मचारी की गलती है तो उच्च कार्यालय को प्रेषित करना है, छात्र की गलती है तो आपको पालकों को सूचित करना है, और पालकों को सूचित करना है तो फिर उसी उपरोक्त प्रक्रिया निगरानी समिति और अगर कर्मचारी की गलती है तो उच्च कार्यालय को सूचित करते हुए उसके ऊपर कार्रवाई करवाना है। तो ये पूरा हो गया, विभिन्न संस्थागत समस्याएं और जो होती हैं इस प्रकार से उन्हें डील करना है। इसके बाद अगले क्रम में आते हैं, हम देखते हैं आगे की कक्षाओं में आपको क्या मिलना है। आगे की कक्षा में हम एक बार एक योग के ऊपर एक सामान्य जानकारी देखेंगे, बाल मन और बाल स्वास्थ्य के ऊपर एक जानकारी देखेंगे, और चूंकि छात्रावास में जो है छोटे बच्चे रहते हैं तो छोटे बच्चों के लैंगिक अपराध संरक्षण के लिए जो पॉक्सो एक्ट लाया गया है उसके बारे में देखेंगे। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 कक्षाओं में हम इसे कंप्लीट कर देंगे, और इसके उपरांत इस टॉपिक पे हम MCQ करेंगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्या क्या प्रश्न हम इसमें क्या कर सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं, और क्या क्या प्रश्न इसमें आ सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद कि आप इस चैनल पे जुड़े हैं और आप हमें सुन रहे हैं। आपसे बस इतना अनुरोध है कि कृपया अपने मित्रों तक इस चैनल को पहुंचाइए, लाइक कराइए, शेयर कराइए, सब्सक्राइब कराइए, और ये चीज़ें आप करिए। आप सबसे अच्छी पब्लिसिटी होती है माउथ पब्लिसिटी। ज्ञान को अपने तक मत रखिए, ज्ञान को फैलाइए। और आपको बताऊं कि हमारे टेलीग्राम चैनल में प्रतिदिन हम 10 प्रश्नों का क्विज लेके आ रहे हैं। 10 प्रश्नों का क्विज ला रहे हैं। इन क्विज में क्या हो रहा है कि इस क्विज में आपको रैंक पता चल रहा है कि 100 लोगों ने क्विज दिया है तो 100 लोगों में आपकी स्थिति क्या है। तो यह चैनल का लिंक जो है, यह चैनल और ये ग्रुप का लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल है, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। प्रतिदिन ये क्विज हो रहा है। जो क्विज हम वीडियो लेके आ रहे थे उसके स्थान पर हमने टेलीग्राम पे एक क्विज चालू किया, तो आप सभी उनसे जुड़ें और देखें। और समय मिलने के उपरांत में एक स्ट्रेटजी और जो आगे के वीडियोज़ है निरंतर उनसे लाऊंगा। धैर्य का परिचय थोड़े दीजिए और साथ दीजिए, सहयोग कीजिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।